नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मास्टर हट में। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यह प्रश्न जो है वह उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट 2014 में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आपके लिए ये प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न हैं आज जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, सीखने के नियम दिए हैं। सीखने के नियम जो है वह किसने दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए है पावलोव, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन नंबर सी है थॉर्नडाइक और ऑप्शन डी है कोहलर। तो सीखने का जो नियम है उसको दिया है थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक जो हैं वह यूएसए के एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने पशु व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया दोनों पर ही कार्य किया। ठीक, पशु व्यवहार पर और सीखने की प्रक्रिया दोनों पर ही कार्य किया था थॉर्नडाइक ने। और इन्होंने जो सीखने के जो नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं उसी के आधार पर वर्तमान समय में शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव पड़ी है। अर्थात वर्तमान समय में जो शिक्षा बच्चों को दी जाती है उसका आधार जो है वह थॉर्नडाइक का सीखने का नियम ही है। और थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम दिए हैं। कौन कौन से तीनों नियम हैं उसको देख लेते हैं। तो एक है तत्परता का नियम, पहला तत्परता का नियम, और दूसरा है प्रभाव का नियम, और तीसरा है अभ्यास का नियम। ये तीनों जो नियम हैं वह थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए है मनोविश्लेषणवाद, ऑप्शन बी है व्यवहारवाद, ऑप्शन सी है संबंधवाद और ऑप्शन नंबर डी है गेस्टाल्टवाद। तो सीखने का जो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था गेस्टाल्टवादियों ने। गेस्टाल्टवादी जो जर्मनी के थे, तो जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों ने अंतर्दृष्टि या उसी को कहते हैं सूझ का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया था। और इनके अनुसार व्यक्ति जो है, जो भी परिस्थितियां व्यक्ति के सामने उपस्थित होती हैं उन परिस्थितियों का वह अपनी मानसिक शक्ति से, मानसिक क्षमता से अच्छी तरह से उसको समझ लेता है परिस्थितियों को, और समझकर अपनी सूझ और अनुभव के आधार पर उस समस्या का समाधान करता है। ऐसा कहना था अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत देने वाले गेस्टाल्टवादियों का। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इस प्रश्न का, गेस्टाल्टवाद। ठीक, और यह सिद्धांत जो था अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत, यह इसका प्रयोग जो हुआ था वह हुआ था एक सुल्तान नाम के वनमानुष पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है सकारात्मक, ऑप्शन बी है नकारात्मक, ऑप्शन नंबर सी है शून्य और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो सीखने का स्थानांतरण जो होता है वह सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य तीनों ही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जब एक किसी भी विषय का ज्ञान और जो भी हम सीखते हैं किसी एक विषय के आधार पर, अगर वह ज्ञान जो है दूसरे विषय को सीखने में आपकी मदद करता है तो उसको कहते हैं सीखने का स्थानांतरण। तो वह आपके लिए सहायक भी हो सकता है, घातक भी हो सकता है। तो सीखने का जो स्थानांतरण है वह कई प्रकार से होता है। सकारात्मक होता है, नकारात्मक, शून्य और इसके साथ ही साथ होता है क्षैतिज स्थानांतरण। ठीक, क्षैतिज स्थानांतरण, ऊर्ध्व स्थानांतरण, द्विपार्श्विक स्थानांतरण, ये सभी जो है सीखने के स्थानांतरण के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। ऑप्शन ए है स्वाभाविक और कृत्रिम, ऑप्शन बी है कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, ऑप्शन सी है जन्मजात तथा अर्जित और ऑप्शन नंबर डी है अभिप्रेरणा
तथा प्रलोभन। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण जो है वह किया है अब्राहम मैस्लो ने। तो अब्राहम मैस्लो ने के द्वारा, क्या नाम है, अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन सा है? एक है जन्मजात अभिप्रेरणा और एक होता है अर्जित अभिप्रेरणा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। और जन्मजात अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा, ये सभी जो है आपकी जन्मजात अभिप्रेरणा होती है। और अर्जित अभिप्रेरणा क्या होती है? सामाजिक रुचि, प्रतिष्ठा, जो आप समाज से जन्म के बाद प्राप्त करते हैं उसको अर्जित अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है 2 प्रकार से, जन्मजात और अर्जित। किसने किया है? अब्राहम मैस्लो ने। ठीक, अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? ऑप्शन नंबर ए है विलियम जेम्स, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन नंबर सी है एबिंगहॉस और ऑप्शन नंबर डी है बॉर्टलेट। तो सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है एबिंगहॉस ने। एबिंगहॉस मनोवैज्ञानिक एक थे और इन्होंने कहा कि इनके अनुसार, इनका कहना था कि निरर्थक शब्दों के प्रयोग से बच्चे जो हैं वह धीरे धीरे सार्थक शब्दों का प्रयोग करना सीख जाते हैं। यानी कि पहले निरर्थक शब्दों का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सार्थक शब्दों का प्रयोग करना बच्चों के लिए आसान हो जाता है। तो यह कहना था एबिंगहॉस का। ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीखना है। ऑप्शन नंबर ए है व्यवहार में परिवर्तन। तो हाँ, सीखना यानी कि व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन बी है अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ठीक है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है सीखने का तात्पर्य। ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो ये सभी ही होंगे सीखने का तात्पर्य। अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। सीखना जो होता है यानी कि अधिगम जो होता है वह एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया होती है और यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। सार्वभौमिक मीन्स जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत चलती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है तत्परता, ऑप्शन बी है अभिवृद्धि, ऑप्शन सी है गतिशीलता और ऑप्शन नंबर डी है आनुवंशिकता। तो अभिवृद्धि एवं विकास यानी कि ग्रोथ एवं डेवलपमेंट नाम का जो टॉपिक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ। शारीरिक वृद्धि और विकास को ग्रोथ यानी कि अभिवृद्धि कहते हैं, क्योंकि जो वृद्धि होती है वह एक निश्चित समय एवं एक निश्चित सीमा तक चलती है। जैसे विकास जो होता है वह जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन अभिवृद्धि जो होती है वह एक निश्चित समय और निश्चित सीमा तक चलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, एक कथन दिया गया है, पूछा गया है कि यह कथन किसका है? चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया गया है डीवी द्वारा, ऑप्शन बी है गिलफोर्ड द्वारा, ऑप्शन सी है क्रूज के द्वारा या ऑप्शन नंबर डी है रॉस द्वारा। तो चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन जो है वह रॉस के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? यानी कौन सा कथन सही है बाल मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो? ऑप्शन नंबर ए है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। तो नहीं, प्रत्येक बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। और ऑप्शन नंबर बी है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो यह भी कहना सही नहीं होगा कि कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। तो ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं कि केवल कुछ बच्चे ही विशिष्ट होते हैं। ठीक, क्योंकि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है।
ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर देखा जाए तो प्रत्येक बच्चा ही विशिष्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन नंबर ए है अच्छा शिक्षक, ऑप्शन बी है बालक, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षण प्रक्रिया और ऑप्शन नंबर डी है विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु जो होता है वह होता है बालक, क्योंकि बालक के अंतर्गत इसके अंतर्गत बालक में जो भी शारीरिक परिवर्तन एवं व्यावहारिक परिवर्तन का अध्ययन एवं परीक्षण किया जाता है। ठीक, बाल मनोविज्ञान में बालकों की शारीरिक और व्यावहारिक सभी परिवर्तनों का अध्ययन और परीक्षण किया जाता है और उसी के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। किसके आधार पर? बच्चों के आधार पर, ताकि बच्चों का जो है वह सकारात्मक विकास हो सके। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है बालक। अगला प्रश्न है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर ए है शीघ्र पुनः स्मरण, ऑप्शन बी है शीघ्र पहचान और ऑप्शन नंबर सी है अच्छी धारणा, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो ये सभी जो हैं वह अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्मृति एक क्षमता होती है जिसके सहारे उद्देश्यपूर्ण कार्य को किया जाता है और व्यक्ति जो होता है स्मृति के आधार पर ही वह विवेकशील चिंतन करता है और जैसी भी समस्याएं हों या वातावरण में जैसी भी स्थितियां हों उनके साथ समायोजन कर लेता है। किसके आधार पर? अच्छी स्मृति के आधार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला प्रश्न है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है क्रोध और भय, ऑप्शन बी है स्नेह तथा प्रेम, ऑप्शन सी है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संवेग का शाब्दिक अर्थ होता है वेग से युक्त, अर्थात जब व्यक्ति वेग में आकर कोई भी कार्य को करता है तो उसको संवेग कहते हैं। ठीक, और संवेग शब्द जो है वह इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इमोशन शब्द का अर्थ होता है जो भी आंतरिक भाव होते हैं, जो अंदर भावनाएं जो उठती हैं उनको बाहर निकाला जाए, इसी को कहते हैं संवेग। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तेजना या भाव में उथल पुथल जो है कहलाता है संवेग। अगला प्रश्न है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए है यथार्थता, ऑप्शन बी है कल्पनाशीलता, ऑप्शन नंबर सी है समन्वय और ऑप्शन नंबर डी है अनुकरण। तो अनुकरण के माध्यम से ही बच्चा जो होता है कौशल को सीखता है। कैसे सीखता है? जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से ही बच्चा माता पिता और समाज में जो भी क्रियाएं होती हैं उनको देखता है और देखकर उसका अनुकरण करता है, यानी कि नकल करता है। अनुकरण यानी कि जो भी माता पिता या समाज में हो रहे व्यक्तियों के द्वारा जो भी व्यवहार किए जाते हैं उसको देखता है और उसका नकल करता है, यानी कि अपने व्यवहार में उसका अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कौशल सीखने की पहली अवस्था ही होती है अनुकरण। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था विने साइमन ने। कब किया था? तो सन 1905 में। सन 1905 में विने ने अपने सहयोगी इनके थे साइमन, उनके साथ मिलकर पहला सफल बुद्धि परीक्षण किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था विने साइमन ने। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। तो शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी, यानी कि उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वह शैशवावस्था कहलाती है। और इसी अवस्था में क्या होता है कि शिशु को, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको मॉन्टेसरी शिक्षा विधि, किंडरगार्टन विधि और खेल विधि के माध्यम से शिक्षा दी जाती है।
क्योंकि ये इस तरीके से शिक्षा जो दी जाती है बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है और बच्चे इसके माध्यम से ज़्यादा बेहतर ढंग से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है। ऑप्शन नंबर बी है वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। ऑप्शन नंबर सी है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो बाल विकास में क्या होता है कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, ठीक। और गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की जो भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या जो भी व्यावहारिक क्रियाएं होती हैं, जो भी परिवर्तन होता है, उन सभी का अध्ययन किया जाता है बाल विकास के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। ऑप्शन सी है वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो बाल विकास का जो अध्ययन क्षेत्र होता है वह बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन भी उसके अंतर्गत होता है, और वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन होता है बाल विकास के अंतर्गत, और वैयक्तिक विभिन्नताओं का भी अध्ययन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है यह? तो ऑप्शन नंबर ए है लेमार्क का। ऑप्शन बी है हैरिसन का। ऑप्शन नंबर सी है डार्विन का। ऑप्शन नंबर डी है मैकडूगल का। तो आप सभी को पता है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है यह सिद्धांत जो है डार्विन के द्वारा दिया गया है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ठीक। चार्ल्स डार्विन का कहना था कि जो ये इन्होंने सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति या जो भी प्राणी स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढाल नहीं पाते हैं उनका अस्तित्व जो है वह समाप्त हो जाता है। और जो व्यक्ति जो होते हैं या जो भी प्राणी होते हैं वे जो प्रकृति के अनुरूप स्वयं को ढाल लेते हैं वे ही जीवित रहते हैं, जो नहीं ढाल पाते हैं उनका अस्तित्व जो है समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह कहना था चार्ल्स डार्विन का। अगला प्रश्न है, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। तो बिने साइमन परीक्षण के द्वारा विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है, ठीक। विशिष्ट या व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का मापन जो है वह बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के द्वारा किया जाता है, जिसको कि बिने साइमन ने इस परीक्षण की शुरुआत जो है वह की थी 1905 में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट बुद्धि का मापन होता है बिने साइमन परीक्षण के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो संवेगात्मक विकास का तात्पर्य ही होता है व्यवहार में परिवर्तन। जैसे जैसे परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं वैसे वैसे अगर इंसान अपने आप को परिवर्तित कर लेता है समाज के अनुरूप तो उसी को कहते हैं संवेगात्मक विकास। और संवेगात्मक विकास कई प्रकार के आंतरिक और बाह्य कारणों से प्रभावित होता है, ठीक। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, थकान, ये सभी परिस्थितियां जो होती हैं वह संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती हैं। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, ये सभी जो है वह संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले एक कारक है। तो आज की वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।